हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10 ट्वेल्थ ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप क्लास 10th में हो, कहा जाए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जो ओटी क्वेश्चंस होते हैं कहा जाए जिनमें फिलअप आ जाएगा, चूज द करेक्ट आंसर आ जाएंगे, मैचिंग्स, वन वर्ड, ऐसे जो वन नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, डिट्टो वही क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, एनसीईआरटी से आते हैं। कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चंस आए हैं वो शायद मैंने पढ़े नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस के हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस के नहीं होते, बल्कि वो आपके एनसीईआरटीज के एक बेस पर वो सवाल कहा जाए, वो 1 नंबर्स के मार्क्स के लिए वो आपको क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। तो उन्हीं को आज हम उन्हीं की पूर्ति करेंगे कि वो किस प्रकार आपके एग्जाम्स क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप क्लास 10th में हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, और आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपके जो क्लास 10th की बात करें तो जिसमें फिलअप मैचिंग्स कहाँ से आपको मिलती हैं। तो उन्हीं की आज हम बात करने वाले हैं। ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। कौन से हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिन्हें 1 मार्क्स में डाला जाता है। इस प्रकार ही आपके जो प्रश्न होते हैं वो फिलअप में भी दे दिए जाते हैं, मैचिंग्स में भी दे दिए जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही पावरफुल एंड इम्पॉर्टेंस होने वाली है, क्योंकि अगर आप क्लास 10th में हो तो आपको इसी में से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे 1 नंबर्स के। और कहा जाए जो मैंने जो पीडीएफ्स करा रखी हैं, जो मैंने कहा जाए प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उन पर भी आप थोड़ी सी गौर करें, उन वीडियोस को भी देखें, जिससे कि आपकी जो साइंस है वो बहुत अच्छी हो जाए। क्योंकि उसमें मैंने जितने भी पीबीटी क्वेश्चंस करा रखे हैं वो सारे कितने हैं? इंपॉर्टेंट, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इसमें किस प्रकार के आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो एक समान मानवीय आंख की जो स्पष्ट दृष्टि की दूरी की क्षमता होती है, कितनी होती है? कहा जाए एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसकी जो देखने की कम से कम दूरी देखने की क्षमता कितनी होती है, जो वो एक अच्छी दृष्टि के रूप में, स्पष्ट दृष्टि के रूप में उसे देख सके, वो होती है 25 सेंटीमीटर। कहा जाता है 25 सेंटीमीटर होती है। तो ये प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, इसलिए आप, जो मैं स्टार्टिंग्स में आपको इंपॉर्टेंस मिल गया है, इसमें ना जाने कितने आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो चलो एक एक से करके इन सबको देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जो पदार्थ की तरंग प्रगति की खोज, जो पदार्थ की तरंग प्रगति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जो तरंग प्रगति की खोज, पदार्थ की जो तरंग प्रगति की खोज किसने की थी सबसे पहले? तो वो सीवी रमन ने की थी। किसने की थी? सीवी रमन ने की थी। ठीक है, इस प्रकार आप इन्हें अच्छे से आप देखते जाएं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो पॉज कर कर भी इन्हें 2 बार 3 बार रिवाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपके माइंड में ये बहुत अच्छे से आपके घुस जाए, जिससे कि याद हो जाए आपको। ठीक है, तीसरी वीडियो देखेंगे कि आग बुझाने में जो काम आने वाली गैस, किसमें? आग बुझाने में काम आने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आपसे ऐसे बोर्ड में पूछ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी गैस होती है जिससे आग बुझाई जा सकती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और जो आर्द्रता मापने का यंत्र जो होता है, क्या? आर्द्रता। तो आर्द्रता मापने का जो यंत्र होता है वो हाइग्रोमीटर होता है। कौन सा होता है? हाइग्रोमीटर होता है, जिससे आर्द्रता मापी जाती है। तो आर्द्रता मापने का जो यंत्र होता है वो हाइग्रोमीटर होता है। और हंसने वाली गैस, जो आप हंसते हो तो हंसने पर एक गैस रिलीज होती है, वो कौन सी गैस होती है? वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है। कौन सी होती है? वो नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है। और जो आपके पुराने पुराने तेल चित्रों के रंगों को पुनः उभारने के काम आता है, कौन आता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड आता है। कौन सा आता है? कौन सी गैस आती है जो पुराने तेल चित्रों के, कहा जाए जो चित्र होते हैं, चित्र में जो रंगों के तेल चढ़ जाता है तो उन्हें रिमूव, उभारने के लिए कौन सी गैस या अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं? तो वो हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। किसका? हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और 7 नंबर का कह रहा है कि जो आपकी रेडियो एक्टिविटी की जो खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी एवं हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। ये दोनों पति पत्नी थे। ठीक है, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का, कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी ने और हेनरी बैक्यूरेल ने की थी।
और कहा जाता है जो साल्ट पीटर कहलाता है। साल्ट पीटर किसे आप साल्ट पीटर के नाम से जानते हो? तो जो पोटेशियम नाइट्रेट को पोटेशियम नाइट्रेट्स को साल्ट पीटर भी कहा जाता है, या इसे साल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे जो निम्नलिखित में से किससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें एक अनुप्रस्थ होती हैं। कैसी होती हैं? जो प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, तो वो हो जाएंगी आपकी कैसी? व्यक्तिकरण जैसी होती हैं। कैसी अनुप्रस्थ तरंगें कैसी होती हैं? व्यतिकरण जैसी होती हैं। और जो कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो कृष्ण छिद्र सिद्धांत है, कौन सा? कृष्ण छिद्र जो थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने किया था। किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने किया था। और जो आग किसकी बात करें? जो आकाश की बात करें तो आकाश में जो बिजली चमकने के दौरान कौन सी गैस बनती है? तो नाइट्रस कौन सी बनती है? वो बनती है नाइट्रोजन परऑक्साइड बनती है। जो आकाश में बिजली चमकती है तो उस दौरान कौन सी गैस बनती है? वो बनती है नाइट्रोजन परऑक्साइड बनती है। कौन सी? नाइट्रोजन परऑक्साइड बनती है। समुद्र जल में, किसमें? समुद्री जल में जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण वो कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। समुद्री जल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो लवण होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। और जो आपका जब दूध को मथा जाता है, क्या किया जाता है? मथा जाता है। जैसे आप मठा लेने जाते हो, जो छाछ होती है, तो उसे उस कंडीशंस में दूध को क्या जाता है? मथा जाता है। तो तो मथने के उपरांत उसकी क्रीम निकाल ली जाती है दूध की। ठीक है, तो जब दूध को मथा जाता है तो क्रीम अलग हो जाती है। यह किसके कारण होता है? यह होता है अभिकेंद्र बल के कारण। किसके? अभिकेंद्र बल के कारण होता है। और जो भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से कितनी होगी? कहा जाता है जो किसकी बात कर रहे हैं अपन? भू स्थिर की बात कर रहे हैं। तो जो भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से, जो आप जिस जगह पर खड़े हो पृथ्वी पर, उस तल से जो भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। कितनी होती है? 36,000, 36,000 किलोमीटर में होती है। अब 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रमुख कथन है, इन पर विचार करना है। तो कहा जाएगा एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है। क्यों होता है? क्योंकि कहा जाता है कि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है। ये कंडीशंस भी हो सकती है। और जो बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता है, ये भी दोनों कंडीशन अप्लाई हो सकती हैं। और फिलामेंट के जो सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। ये तीनों कंडीशंस इस पर कहा जाए सही हो रही हैं, ट्रू हो रही हैं। किस पर? जब एक साधारण बिजली के बल्ब पर अपेक्षाकृत अल्प अल्प जीवन होता है, तो इस कंडीशंस में ये तीनों कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे जो क्वेश्चन नंबर कितने की? 16 की। तो निम्नलिखित में से किसके इस्तेमाल के फलस्वरूप वातावरण की ओजोन परत का क्षरण होता है? कहा जाता है निम्नलिखित में से किसके इस्तेमाल के फलस्वरूप वातावरण की ओजोन परत का क्षरण होता है? तो वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण। किसके कारण? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण होता है। और जब चींटियां काटती हैं तो अतः जो क्षैपित करती हैं, क्या करती हैं? फॉर्मिक अम्ल करती हैं। कौन सा रिलीज करती हैं? कहा जाए जो लाल चींटियां होती हैं उनके काटने पर शरीर में एक कौन सा फॉर्मिक अम्ल होता है? फॉर्मिक एसिड क्या होता है? रिलीज होता है। ठीक है, क्या होता है? जब चींटियां काटती हैं तो उनके अंतःस्रावित में फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। अब 80 नंबर की बात करें तो जो नाभिकीय, किसकी बात कर रहा हूँ? नाभिकीय की बात कर रहा हूँ। तो नाभिकीय की जो कंडीशंस होती है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है। कहा जाता है जो नाभिकीय रिएक्टर और किसमें? परमाणु बम में यह अंतर है कि जो इन तीन कंडीशंस में से कौन सी कंडीशंस इन नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम पर सही लग रही है? तो वो हो जाएगी आपकी नाभिकीय रिएक्टर में एक श्रृंखला होती है तथा अभिक्रियान्वयक नियंत्रण होता है। जो नाभिकीय रिएक्टर होता है इसमें श्रृंखला का एक अभिक्रियान्वयक नियंत्रण होता है। ये कंडीशंस लगती है किसमें? नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रण होता है। तो जो 18वें में कहा गया था कि जो नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है, तो उसका बा वाला सही अंतर हो जाएगा कि जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं इनमें श्रृंखला का एक अभिक्रियान्वयक नियंत्रण होता है। अब 90 नंबर की बात करेंगे। इसमें कहा गया है कि जो स्थायी कठोर जल में क्या घुले होते हैं? स्थायी
जो स्थायी कठोर जल होता है इसमें क्या घुला होता है? स्थायी कठोर जल में क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड कहा जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड क्या होता है? एप सल्फेट घुले होते हैं। जो स्थायी जल होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड का सल्फेट घुला होता है। ठीक है। अब बात करेंगे जो आपकी शुष्क बर्फ होती है। कैसी बर्फ? शुष्क बर्फ की बात करेंगे तो शुष्क बर्फ जो होती है, तो शुष्क बर्फ एक किस प्रकार की होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। जो शुष्क बर्फ होती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। जो शुष्क बर्फ होती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। कैसी होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। और जो विश्व वन जीवन कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? कहा गया है कि जो विश्व वन जीवन कोष द्वारा जो प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है, तो वो पांडा को लिया गया। किसको लिया गया है? पांडा को लिया गया है। और कहा गया है कि जो निम्नलिखित में से 22 में निम्नलिखित में से कौन सा कीट के शरीर में निकलता हुआ एक स्राव होता है? तो वो मोती। कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन है जो एक कीट के रूप में शरीर में निकलता हुआ स्रावित है? तो वो मोती हो जाएगा। ठीक है। और 23 में कहा गया है कि जो सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो सोडियम को जल में डालने पर कहा जाता है हाइड्रोजन गैस निकलती है। सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। और 24 में पौधे के जो पुष्पन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो पौधे के पुष्पन के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? पोटेशियम की आवश्यकता होती है। पौधे के पुष्पन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पोटेशियम की आवश्यकता होती है। और जो आपका क्या फोटोग्राफी में प्रयुक्त पदार्थ जो होते हैं, किसमें? 25 में कहा गया है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त पदार्थ कौन कौन से होते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड होता है। जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त पदार्थ होते हैं वो सिल्वर ब्रोमाइड होता है। और रक्त का जो शोधन कौन करता है? तो रक्त का शोधन गुर्दे करता है। कौन करता है? गुर्दा। जो गुर्दा होता है वो रक्त का शोधन करता है। ठीक है। और 27 में 27 वाले में कहा गया है कि जो लाल रक्त कणों का निर्माण कौन करता है? तो वो अस्थि मज्जा करता है। कौन करता है? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कहा जाए आरबीसी, रेड ब्लड सेल का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और जो 28 का निम्नलिखित में से कौन सा तना नहीं है? तो मूली तना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन है जो तना नहीं है? तो मूली तना नहीं है। और 29 में 29 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से जो रक्त बह रहा होता है वो रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड के। आपने फटकरी देखी है तो फटकरी में फेरिक क्लोराइड होता है। तो फटकरी को लगाने से, फेरिक क्लोराइड को लगाने से जो बॉडी में खून बह रहा होता है तो वो रुक जाता है। पेंसिल में प्रयुक्त काला जो शीशा होता है वो ग्रेफाइट का होता है। जो पेंसिल होती है उसमें जो आपकी जो नुक होती है, पेंसिल की जो नुक होती है, प्रयुक्त काला जो शीशा होता है वो किसका होता है? वो ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है? वो ग्रेफाइट का बना होता है। जो सोडियम थायोसल्फेट सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किसमें? फोटोग्राफी में किया जाता है। वो किस प्रकार किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड को पृथक करने में। किसके रूप में किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड को पृथक करने के रूप में किया जाता है। अब बात करेंगे 32 की 32 वाले की, कि आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन एक युक्त हार्मोन है। कैसा है? थायरॉक्सिन जैसा। थायरॉक्सिन एक आयोडीन युक्त हार्मोन है। जो आयोडीन होता है वो एक युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन जैसा। ठीक है। अगर आयोडीन की शरीर में मात्रा में कमी हो जाए, शरीर में आयोडीन की मात्रा की कमी हो जाए तो एक रोग उत्पन्न होता है जिसे गोइटर घेंगा रोग कहते हैं। और जो सौरमंडल की खोज का श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है? कॉपरनिकस को दिया जाता है। जो सौरमंडल है, सोलर सिस्टम की खोज का श्रेय कॉपरनिकस को दिया जाता है। और मनुष्य में गुणसूत्रों की, मनुष्य में 34 में कहा गया है कि मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 होती है। और जो विषाणु वृद्धि करता है, कहा जाता है जो विषाणु होता है वो क्या वृद्धि करता है? तो विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। किस में करता है? जीवित कोशिका में करता है। जो विषाणु होते हैं वो वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। और जो आपका आंखों में आंसू निकलते हैं वो लैक्रिमल ग्रंथि से निकलते हैं। जो आंखों में आंसू निकलते हैं वो कौन सी ग्रंथि से निकलते हैं? लैक्रिमल ग्रंथि से आंखों में आंसू निकलते हैं। और जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण होता है वो त्वचा में होता है। किस में होता है? स्किन में होता है, सूर्य की प्रकाश की सहायता से। और सबसे अधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो वो आंवला में पाया जाता है। सबसे अधिक विटामिन
विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो उत्तरदायी होता है वो नाइट्रोजन होता है। ग्रीन हाउस कहा जाता है कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और नाइट्रोजन की एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन की होती है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन की होती है। और कहा जाता है कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव के उत्तरदायी होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है ग्रीन हाउस प्रभाव के उत्तरदायी, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और कभी कभी कहा जाता है कभी कभी मुंह से सांस लेना पड़ जाता है, जिसे जम्हाई कहते हैं। यह कब होता है? जब अपन कभी कभार क्या करते हैं, मुंह से सांस लेना पड़ जाता है, जिसे हम जमाई कहते हैं। वो क्या होता है? ऊतकों में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, जमाई लेते हैं, जिससे ऊतकों में क्या ऑक्सीजन की भरपाई हो जाए। किसी ठोस के द्रव्य में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहलाती है। कहा जाता है किसी भी एक ठोस सॉलिड से एक द्रव्य में, लिक्विड में एक परिवर्तन हुए बिना सीधे गैस में जो परिवर्तन होने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन की कहलाती है। और जो आपका भिन्न कथनांक वाले द्रव्यों के मिश्रण को किस विधि से अलग किया जाता है? तो वो किया जाता है प्रभाजी आसवन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? प्रभाजी आसवन के द्वारा किया जाता है। और जो आपकी आधुनिक, किसकी बात कर रहे हैं? आधुनिक की बात कर रहे हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक की देन है? तो वो है मौजले की। किस वैज्ञानिक की देन है? मौजले की देन है। जो आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक की देन है? तो मौजले की देन है। और जो वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु भार भिन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। कहा जाता है ऐसे एलिमेंट्स जिनकी परमाणु संख्या एक समान होती है किंतु उनका परमाणु भार कैसा भिन्न होता है, वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। और जो किसी तत्व, कहा जाता है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक प्रकट करता है, वो कौन करता है? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। जो न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या होती है वो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक प्रकट करता है। और जो सबसे भारी जो कण होता है वो किसका होता है? सबसे भारी कण न्यूट्रॉन का होता है। जो सबसे भारी कण होता है वो न्यूट्रॉन का होता है। सबसे भारी जो कण होता है वो न्यूट्रॉन का होता है। और परमाणु का वह मौलिक कण जो जो किसमें घनाविष्ट होता है तथा जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है वो क्या कहलाता है? वो पॉजिट्रॉन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पॉजिट्रॉन कहलाता है। और कहा जाता है निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो वो हाइड्रोजन के परमाणु नाभिक में क्या नहीं होता? न्यूट्रॉन नहीं होता है। और जो हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है वो किसके कारण है? ड्यूटेरियस के कारण। तो जो हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है वो किसके कारण? ड्यूटेरियस के कारण होता है। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। जो जेम्स चैडविक थे उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसकी की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। उदासीन परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण वो क्या कहलाते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। कहा जाता है किसी उदासीन परमाणु में जो समान संख्या में पाए जाने वाले जो मौलिक कण होते हैं वो फंडामेंटल्स पार्टिकल्स, वो प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और जो आपका वैसे तत्व, कहा जाता है वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो समस्थानिक कहलाते हैं। कहा जाता है वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या कैसी होती है? समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो समस्थानिक कहलाते हैं। और वैसे तत्व, वैसे एलिमेंट्स जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है वो क्या कहलाते हैं? वो समभारिक कहलाते हैं। तो समभारिक कौन कहलाते हैं? जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है और जिनकी परमाणु संख्या समान होती है वो समस्थानिक कहलाते हैं और भिन्न होती है वो समभारिक कहलाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स 54 पर इलेक्ट्रॉन्स का आविष्कार किसने किया था? थॉमसन ने किया था। किसने? थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। ठीक है। किसी आक्रिय गैस की ब्राग कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो 8 होती है। कहा जाता है किसी आक्रिय गैस की जो बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है।
और यदि तत्वों को कहा जाता है, यदि जो तत्व होते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, तत्वों की बात कर रहे हैं। तो यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम से लिखा जाए तो हर आठवां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। यह नियम किसका है, यह नियम किसका है, न्यूलैंड का है, यह नियम न्यूलैंड का है, ठीक है। और कहा जाता है जो मेंडल थे, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार होता है, वो होता है परमाणु द्रव्यमान। कौन होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। कहा जाता है जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। और जो आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों के वर्गीकरण का आधार वो परमाणु संख्या कहलाती है। कहा जाता है जो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार वो परमाणु संख्या कहा जाता है, ठीक है। और जो आधुनिक आवर्त की बात करेंगे, किसकी, आधुनिक आवर्त की बात करेंगे, तो आधुनिक आवर्त नियम के प्रतिपादन किसने किया था, जो आधुनिक आवर्त नियम के प्रतिपादन किसने किया था, तो वो मॉसले ने किया था। किसने, मॉसले ने किया था। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, पाया जाने वाला ऑक्सीजन। देखो इसमें अगर इन ऑप्शंस में आपका नाइट्रोजन होता तो वो आप नाइट्रोजन को करेक्ट कर देते, लेकिन इस ऑप्शंस में आपके नाइट्रोजन नहीं है तो दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन आता है। वैसे कहा जाता है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो नाइट्रोजन है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन के ऑप्शंस नहीं है बल्कि ऑक्सीजन का है, तो आप ऑक्सीजन को करेक्ट कर दोगे, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 60 है, आप याद रखना। और सबसे अधिक जो विद्युत जो ऋणात्मक तत्व होता है वो कौन होता है, फ्लोरीन होता है। सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है। कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है। जो ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। एक ऑक्सीजन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, ग्रहण होते हैं, ठीक है। और जो अपकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है, जो अपकरण की बात करें तो अपकरण एक ऐसी रासायनिक क्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो ये दोनों कंडीशंस आप याद रखना कि ऑक्सीजन एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ग्रहण होते हैं। और एक अपकरण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या होता है, त्याग होता है, ठीक है। इन बातों का आप अच्छे से याद रखना। अब ग्लूकोज किसकी बात करें, ग्लूकोज का जो मूलानुपाती सूत्र है, कहा जाए ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला है वो C6H12O6 हो जाएगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर्स में देखने को जरूर मिलेगा कि ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला बताओ, ठीक है। और एक डायमंड्स का कहा जाता है जो विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, जो विद्युत अपघटन होता है इसमें ऑक्सीकरण होता है, किस पर होता है, एनोड पर होता है। कहा जाता है जो विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है वो एनोड पर होता है, किस पर होता है, एनोड पर होता है। और जो आपका शुष्क कहा जाए, जो शुष्क सेल परिवर्तित करता है, शुष्क सेल क्या परिवर्तित करता है, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो शुष्क सेल होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्टेड कर देता है। और जो कार बैटरी के रूप में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है, लेड संचायक सेल। क्या प्रयुक्त होता है, लेड संचायक सेल क्या होता है, प्रयुक्त होता है। जो कार बैटरी के रूप में प्रयुक्त होता है तो वो लेड संचायक सेल प्रयुक्त होता है। और जो अम्ल वह पदार्थ होता है, अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है जो प्रोटीन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, प्रोटीन प्रदान करता है। तो अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है जो प्रोटीन प्रदान करता है। और जो क्षार की बात करें, क्षार एक ऐसा पदार्थ होता है जो बेस जो होता है वो बेस एक ऐसा पदार्थ होता है जो प्रोटीन ग्रहण करता है। तो आपका जो एसिड क्या करता है, प्रोटीन को प्रदान करता है, और जो बेस क्या करता है, प्रोटीन्स को ग्रहण करता है। प्रोटीन्स को क्या करता है, ग्रहण करता है, क्या, क्षार जो होता है। और जो शुद्ध जल का pH मान जो होता है, इसे याद रखना, अभी कह रहा हूँ 100% इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आपके पेपर में देखने को जरूर मिलता है कि शुद्ध जल का pH मान 7
होता है, ठीक है। और जो अम्लीय विलयन होता है, कहा जाता है जो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। अगर अम्लीय विलयन अगर कहा जाए जिस किसी का पीएच मान 7 से कम हो तो वो एसिड के नेचर में आता है, उसका क्या होता है, अम्ल विलयन में होता है। और 7 से अधिक हो तो वो क्षारीय विलयन में होता है। और 7 जो हो तो वो प्राकृतिक न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये तीनों कंडीशन याद रखना। और जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल, उसका पीएच मान 7 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आ जाता है जो क्षारीय की बात करें तो क्षारीय किसकी, बेस की बात करें तो बेसिस विलय कहा जाए, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। कितना होता है, 7 से अधिक होता है। और जो तेलों के हाइड्रोजन कहा जाए, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या होता है, वो एनआई होता है। क्या होता है, एनआई होता है, ठीक है। और जो आपका किस प्रकार कहा जाता है, किस प्रकार के किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। कहा जाता है किस प्रकार के किरणों के वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो वो गामा किरणों की होती है। किसकी होती है, गामा किरणों की होती है। और जो रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति का उपयोग निम्न के आयु निर्धारित में किया जाता है, तो वो किया जाता है जीवाश्म के रूप में। जो रेडियो कार्बन तिथि होती है उसका निर्धारण पद्धति किसके आयु निर्धारित की जाती है, वो जीवाश्म के रूप में की जाती है। और जो 76 नंबर की बात करें तो इसमें परमाणु रिएक्टर का जो निर्माण किस सिद्धांत के आधार पर किया गया, तो परमाणु रिएक्टर का जो निर्माण नाभिकीय विखंडन के रूप में किया गया। किसके रूप में किया गया है, नाभिकीय विखंडन के रूप में किया गया। और जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा जो सोलर एनर्जी की बात करें, सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन से होता है। नाभिकीय संलयन के कारण होता है सौर ऊर्जा का स्रोत। और जो परमाणु बम का निर्माण, किसकी बात करें, परमाणु बम की बात करें तो परमाणु बम का निर्माण किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है, तो वो किया गया है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। किस पर किया गया है, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के आधार पर किया गया। और जो 79 की बात करें तो जो नाभिकीय विखंडन, किसकी बात करेंगे, नाभिकीय विखंडन के दौरान जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने हेतु न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए प्रयुक्त जो दो तत्व होते हैं वो बोरॉन और कैडमियम होता है। कौन कौन से होते हैं, बोरॉन और कैडमियम होता है। किसके, नाभिकीय विखंडन के दौरान जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने हेतु जो न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए जो प्रयुक्त दो तत्व होते हैं, दो एलिमेंट्स होते हैं, वो बोरॉन और कैडमियम होता है। और जो लोहे में जो जंग लगता है यह एक ऑक्सीकरण के कारण लगता है। किसके कारण लगता है, ऑक्सीकरण के कारण लोहे में क्या लगता है, जंग लगता है। और जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण जो आपका फिजिकली एक जो क्रियाएं होती हैं, रिएक्शन होती है, वो दूध से दही बनने की होती है। किससे होती है, दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कौन सा परिवर्तन कहलाता है, दूध से दही बनने का एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कहलाता जाता है। 82 पे कि बॉक्साइड अयस्क है। एक बॉक्साइड अयस्क किसका है, एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम का क्या है, बॉक्साइड अयस्क जो है वो एल्यूमिनियम का है। और जो पिच ब्लेंड अयस्क किसका है, रेडियम का है। जो पिच ब्लेंड अयस्क एक किसका है, रेडियम का है। पिच ब्लेंड अयस्क किसका है, रेडियम का है। और जो आपका सिनेबॉयर अयस्क किसका है, सिनेबार अयस्क पारे का है। किसका है, पारे का है। जो सिनेबॉयर अयस्क किसका है, पारे का होता है। और जो गैलेना अयस्क किसका होता है, क्यूप्राइड का होता है। किसका होता है, क्यूप्राइड का होता है। जो गैलेना अयस्क जो होता है वो क्यूप्राइड का होता है। और सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। जो हाइड्रोजन जो होती है वो सबसे हल्की गैस होती है। और जो शीतल पेय बनाने के लिए, किसके, शीतल ठंडा पेय बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग की जाती है। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग की जाती है। जो शीतल पेय बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग की जाती है। और जो समुद्री जल की बात करें, किसकी बात करें, जो समुद्री जल होता है, तो समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो लवण होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो लवण होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं, किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं, तो वो सोने को, सोना जो होता है उसे नोबेल धातु कहा जाता है। जो सोना होता है उसे क्या कहा जाता है, नोबेल धातु कहा जाता है।
ठीक है। और 90 कहा जाए 90 वाला प्रश्न देखेंगे, 90 वाला। तो आपका जो खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। जो खाने वाला जो सोडा होता है, नमक होता है, उसका सोडियम बाइकार्बोनेट्स केमिकल नेम होता है। और चूहे को जो मारने की जो दवा होती है उसमें जिंक फॉस्फाइड होता है। क्या होता है? जिंक फॉस्फाइड होता है। और जो पृथ्वी के वातावरण की बात करें तो पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 21 होता है। 21% कहा जाए 20 दशमलव होती है, तो 20 के लिए 21 मान लिया, तो 21 कितनी होती है वातावरण में? जो ऑक्सीजन की मात्रा 21%, 21% होती है, और नाइट्रोजन की 78% होती है। ठीक है। और इनके फिर कहा जाए सबसे कम होती है। और जो निम्नलिखित में से सोडियो कहा जाता है, निम्नलिखित में से जो रेडियो धर्मी तत्व जो है वो रेडॉन है। रेडियो कहा जाए रेडियो धर्मी एलिमेंट्स तत्व कौन सा है? रेडॉन होता है। और जो फ्लोरोस्पर आयस्क, फ्लोरोस्पर आयस्क कैसा होता है? फ्लोरोस्पर आयस्क जो होता है वो कैल्शियम का होता है। जो फ्लोरोस्पर जो आयस्क होता है वो कैल्शियम का होता है। और एकमात्र कहा जाता है एकमात्र आधातु जो विद्युत की क्या होती है? बैट कंडक्टर, कुचालक होती है। कहा जाता है कि एकमात्र आधातु जो विद्युत की क्या होती है? कुचालक, बैट कंडक्टर होती है, वो ग्रेफाइट है। कैसी है? ग्रेफाइट होती है। और जो विद्युत हीटर की बात करें, किसकी? विद्युत हीटर कुंडली बनी होती है वो नाइक्रोम्स की बनी होती है। जो विद्युत हीटर में जो कुंडली बनी होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। और सोडा अम्ल अग्निशामक कहा जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसके बीच अभिक्रिया होती है? जो सोडा अम्ल में अग्निशामक में किसके बीच अभिक्रिया होती है? तो सोडियम कार्बोनेट्स और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच होती है। किन दोनों के बीच होती है? सोडियम कार्बोनेट्स और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच होती है। ठीक है। और जो स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो वो ऑक्सैलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। जो स्याही के जो धब्बे होते हैं इसे मिटाने के लिए किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सैलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। और खाद्य पदार्थ के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और जो आपका डायनामाइड में मुख्य रूप से पाया जाता है, डायनेमाइट्स में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रो क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। जो डायनामाइट होता है, डायनामाइट्स में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। और जो बिल्डिंग में किसकी बात करें? बिल्डिंग में निम्नलिखित में से किस में बात कर रहे हैं? बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। तो बिल्डिंग में निम्नलिखित में से किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? कौन सी गैसों का प्रयोग किया जाता है बिल्डिंग में? किसमें? बिल्डिंग में। तो वो एसीटिलीन व ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। एसीटिलीन व ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। जो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग जानते हो क्या होती है? बिल्डिंग जब आपका कोई मेटल टूट जाता है, कहा जाए लोहे की कुछ चीज़ टूट जाती है, तो उसकी फैमिली कहते हैं ना कि उस पर क्या करवा देना? वेल्डिंग करवा देना। तो जो वेल्डिंग की प्रोसेस होती है वो किन दो गैसों के मिश्रण के प्रयोग से की जाती है? तो वो की जाती है एसीटिलीन व ऑक्सीजन के मिश्रण से बिल्डिंग होती है। ठीक है। ये बात याद रखना आप। ये सारे ही इम्पोर्टेंट्स तत्व हैं। कहा जाए आपके बोर्ड एग्जाम्स में से आपको इसमें से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। गोबर गैस में मुख्यतः होती है मीथेन होती है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होती है? मीथेन होती है। तो गोबर गैस में मुख्यतः होती है मीथेन। और पॉलीथीन प्राप्त होता है। जो पॉलीथीन होता है वो किन से प्राप्त होता है? तो पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त होता है। और जो वायुमंडल के किसकी बात कर रहे हैं? वायुमंडल के निर्माण में निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? जो वायुमंडल के, तो वो ड्यूरेलियम। किसके लिए कौन सी मिश्र धातु होती है? तो वो होती है आपकी ड्यूरेलियम होती है। कौन सी हो जाएगी? ड्यूरेलियम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? ड्यूरेलियम हो जाएगी। और नींबू में पाया जाने वाला एसिड कौन सा होता है? कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल जो होता है वो साइट्रिक अम्ल होता है। और पावर एल्कोहल है क्या है? जो ईथेन में प्रयुक्त एक एथिल एल्कोहल जो होता है वो पावर एल्कोहल होता है। और जो विस्फोटक
किसकी बात कर रहा हूँ, विस्फोटक की बात कर रहा हूँ। तो विस्फोटक आरडीएक्स के आविष्कारक हैं। जो विस्फोटक जो आरडीएक्स जो होता है, इसके आविष्कारक कौन है, हैनिंग्स हैं। कौन है, हैनिंग्स हैं। क्या है, हैनिंग्स होता है। तो जो विस्फोटक जो है आरडीएक्स, इसके आविष्कारक हैनिंग है। वो जो क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है, जो क्लोरोफॉर्म होता है इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है, क्योंकि यह वायु व प्रकाश से क्रिया करके एक विषैली पदार्थ बनाता है। यह विशेष पदार्थ है, यह जो विषैला पदार्थ जो होता है वो फॉस्जिन होता है। कौन सा होता है, यह जो विषैला पदार्थ जो होता है वो फॉस्जिन होता है। कहा जाता है जो क्लोरोफॉर्म होता है इसे रंगीन बोतल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि यह वायु व प्रकाश से एक क्रिया करके एक विषैला पदार्थ बना लेता है, और यह विषैला पदार्थ क्या कहलाता है, फॉस्जिन कहलाता है। यह विषैला पदार्थ फॉस्जिन कहलाता है। क्या कहलाता है, फॉस्जिन कहलाता है। और जो कच्चे फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। जो कच्चे फल होते हैं इन्हें पकाने के लिए किसका, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। और जो भोपाल गैस दुर्घटना, जो भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, इस गैस के रिसाव के कारण, कौन सी गैस के रिसाव के कारण हुई थी, तो वो मिथाइल आइसोसाइनाइड्स के कारण हुई थी। जो भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड्स गैस के कारण हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड्स गैस के कारण हुई। और जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज एक क्या है, एक प्रकार का क्या होता है, सेल्यूलोज की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट होता है। जो आपका सेल्यूलोज है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और जो प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था, तो वो यूरिया था। क्या था, कार्बनिक यौगिक पहला प्रयोगशाला में किया गया तो वो यूरिया था। और प्रगति वनस्पति रेशा, जो प्रगति के वनस्पति रेशे होते हैं वो सूत कहलाते हैं, सूत के होते हैं। ठीक है। और जो आपकी इमली में पाया जाने वाला जो कार्बनिक एसिड अम्ल होता है वो टार्टरिक अम्ल होता है। कैसा होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। और जो जीवाणुनाशक गैमेक्सिन का सूत्रीकरण इस पर आधारित है। किस पर आधारित है, वो तो आपका हो जाएगा वो बेंजी एक्सा क्लोराइड पर आधारित है। किस पर, वो आपका बेंजीन, किस पर, बेंजीन से हेक्सा क्लोराइड्स पर आधारित होता है। और जो दूध में उपस्थित सैकेराइड हैं वो क्या हैं, लैक्टोज। जो लैक्टोज जो हैं वो दूध में उपस्थित सैकेराइड्स हैं। जो लैक्टोज जो होते हैं वो दूध में उपस्थित एक सैकेराइड्स होते हैं। और जो दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है, जो दुर्गंध युक्त जो मक्खन होता है उसमें ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, ब्यूटायरिक एसिड पाया जाता है। जो मक्खन होता है, मक्खन जिसमें थोड़ी सी गंध आती है, स्मेल आती है, उसमें ब्यूटायरिक एसिड पाया जाता है। जो आपके आंसू गैस होते हैं, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन होता है। अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन होता है। और जो दिसंबर 1984 में जो भोपाल की दुखंत घटना के लिए उत्तरदायी जो जहरीली गैस है, क्या है, जहरीली गैस है, वो है आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड्स है। CH3NCO हो जाएगा। ये जहरीली गैस है। भोपाल में जो 1984 में जो दुर्घटना हुई थी वो कौन सी गैस के कारण हुई थी, कौन सी जहरीली गैस थी, तो वो मिथाइल आइसोसाइनाइड्स जहरीली गैस थी। ठीक है। और आपका जो पॉलीईस्टर एक यौगिक है, किस प्रकार का यौगिक है, पॉलीईस्टर एलिफैटिक अम्लों व एरोमेटिक एल्कोहल का होता है। जो आपका पॉलीईस्टर होता है वो एक प्रकार का किस प्रकार का यौगिक होता है, एलिफैटिक अम्ल, एलिफैटिक एसिड और एरोमेटिक एल्कोहल का होता है। और जो निम्न यौगिक में कहा जाता है, निम्नलिखित यौगिक में से कौन कौन ऐसा प्रतिशीतन हेतु उपयोग किया जाता है, तो वो है फियोन जो होता है, फियोन की बात करें तो फियोन एक निम्नलिखित में से ऐसा यौगिक है जो प्रतिशीतन हेतु उपयोग किया जाता है। ठीक है। और 122 की बात करेंगे, 122 की, तो जो आपकी LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ युक्त होता है, तो वो एथिल मारकैप्टन होती है। कौन सी होती है, एथिल मारकैप्टन होती है। और जो आपकी एथिल अल्कोहल में मिलाया जाने वाला पदार्थ जो उसे पीने के अयोग्य बनाता है वो कौन सा होता है, वो मिथाइल अल्कोहल होता है। कौन सा होता है, मिथाइल
अल्कोहल होता है। और जो डायनामाइड का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डायनामाइड का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ठीक है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अरस्तू ने किया था। किसने? अरस्तू ने। जीव विज्ञान जो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तू ने किया था। और जो आपकी कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाएं शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने? रॉबर्ट हुक। सबसे लंबी मानव कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो वो तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, वो सबसे लंबी मानव कोशिकाएं होती हैं। और किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? कौन सी कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो वो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है। और इसमें देखेंगे कि जो कोशिकाओं का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं? कोशिकाओं का जो नियंत्रण, जो कंट्रोल कक्ष जो होता है, वो केंद्रक को कहते हैं। किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। जो कोशिकाओं का नियंत्रण कक्ष जो होता है, उसे हम केंद्रक को कहते हैं। और जो विषाणु वृद्धि करता है, विषाणु कौन वृद्धि करता है? जीवित कोशिकाओं में। जो जीवित कोशिकाओं में विषाणु क्या करता है? वृद्धि करता है। और जो लैंक्राइमल ग्रंथि, जो लैंक्राइमल ग्रंथि स्त्रावित करती हैं, वो आंसू पर करती हैं। किस पर करती हैं? आंसू पर करती हैं। किस पर करती हैं? आंसू पर करती हैं। जो लैंक्राइमल ग्रंथियाँ स्त्रावित करती हैं, वो आंसू पर करती हैं। और जो मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, वो तलवे पर होती है। तलवे पर मनुष्य की त्वचा, मनुष्य की स्किन सबसे मोटी होती है। लिगामेंट और टेंडन होता है। जो लिगामेंट और टेंडन होता है किसमें? संयोजी तंतुमय ऊतक में होता है। संयोजी तंतुमय ऊतक में क्या होता है? लिगामेंट और टेंडन होते हैं। और जो लिगामेंट एक संरचना है जो जोड़ती है, क्या जोड़ती है? वो अस्थि से अस्थि को जोड़ती है, हड्डी से हड्डी को जोड़ती है। तो कौन? लिगामेंट एक ऐसी संरचना है जो अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। और 135 की बात करें, जो दांत मुख्य रूप से बने होते हैं डेंटाइन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? दांत मुख्य रूप से डेंटाइन्स के बने होते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? शरीर के कहा जाता है, शरीर के भार का लगभग 75% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। ठीक है। और कहा जा रहा है 137 में, कौन से में? 137 जो है उसमें कहा गया है कि जो लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो वो स्टार्च के। किसके? स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। जो लार जो होती है, वो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। और फैंक्रियाज अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कहलाता है। वो सिक्रीटिन कहलाता है। कौन सा कहलाता है? सिक्रीटिन कहलाता है। ठीक। लैंगरहैंस के द्वीप, जो लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं, वो स्थित होते हैं किसमें? अग्नाशय में स्थित होते हैं। किसमें? अग्नाशय में स्थित होते हैं। जो लैंगरहैंस के द्वीप होते हैं, वो इंसुलिन का स्राव करते हैं। वो कहाँ पर स्थित होते हैं? अग्नाशय में। और जो बासा का पाचन होता है, वो बासा अम्ल में होता है। बासा का पाचन होकर बनते हैं। बासा का पाचन होकर क्या बनता है? बासा एसिड बनता है। क्या बनता है? बासा अम्ल बनता है। और जो मनुष्य जो होता है, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में। सबसे अधिकांश भोजन छोटी आंत में पचता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेटिंग व बेस्ट ने की थी। जो इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग व बेस्ट ने की थी। और जो निर्जलीकरण की बात करें, तो निर्जलीकरण में बच्चे के शरीर में साधारणतः कमी हो जाती है। वो साधारण नमक व जल की कमी हो जाती है। ठीक है। जो निर्जलीकरण में बच्चे के शरीर में जो साधारणतः कमी हो जाती है, वो साधारण नमक व जल की कमी हो जाती है। ठीक है। और ऊर्जा को हम तुरंत प्राप्त करते हैं। किस रूप में? संग्रहित तथा स्थानांतरित होती है। जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा को हम तुरंत प्राप्त करते हैं। किस रूप में? संग्रहित तथा स्थानांतरित होती है। तो वो एटीपी की होती है। किसकी होती है? एटीपी के द्वारा होती है। ठीक है। और जो भोजन में आयरन प्राप्त कहा जाता है, भोजन में आयरन प्राप्त करने का मुख्य स्रोत होता है, वो हरी सब्जी होता है। कौन होता है? हरी सब्जी भोजन में आयरन प्राप्त करने का एक मुख्य स्रोत होता है। और सूर्य के प्रकाश की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण होता है। किसमें होता है? यकृत में होता है। विटामिन डी का संश्लेषण यकृत में होता है। किसमें? यकृत में होता है। वैसे इसमें दूजा आना था कि सूर्य की
प्रकाश की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण होता है वो आपकी स्किन पर भी होता है। तो इसमें दोनों ऑप्शंस क्लियर हो सकते हैं। वैसे यकृत नहीं होगा, इसका शायद ऑप्शन ये गलत दे दिया है। इसका होता है दुजा में हो जाएगा भाई, स्किन दुजा में होगा। किस में हो जाएगा आपका, ये दुजा में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये शायद मिस्टेक हो जाती है प्रिंट में, कभी कभार क्या होती है मिस्टेक हो जाती है, उस चक्कर में ये थोड़े से गलत देखने को मिलते हैं। ऐसा विटामिन जिसमें कोबाल्ट होता है, ऐसा विटामिन जिसमें क्या होता है कोबाल्ट होता है, वो विटामिन बी12 होता है। कौन सा होता है, विटामिन बी12 में कोबाल्ट होता है। कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, तो विटामिन बी और सी क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। जो विटामिन बी और सी जो होता है वो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। और यकृत में जो भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है, कौन सा विटामिन ए जो होता है वो यकृत में भविष्य के लिए विटामिन भंडारित होता रहता है, विटामिन ए। और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेटस होता है। रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ये आपके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, कैसे थे, ऑप्शनल क्वेश्चंस थे। ये सारे आपको बोर्ड एग्जाम्स में से, इन्हीं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आपको बोर्ड एग्जाम्स में से बोर्ड एग्जाम्स में इन्हीं क्वेश्चंस को आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ आपसे, जितना भी मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे आपके इम्पॉर्टेंट्स पीवीटी कहा जाए ऑप्शनल प्रश्न के रूप में आपको बहुत नॉलेज और आपके कहा जाए बोर्ड एग्जाम्स में बहुत सहायता करने वाले हैं। अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वॉच किया है तो आपको बहुत अच्छे से ये सारे जो मैंने एक्सप्लेनेशंस की हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एंड अपने दोस्त को जो क्लास 10th में है उसे भी शेयर करो, जिससे कि उसे भी ये जो ऑप्शनल प्रश्न हैं वो करने में उसके सहायता हो। ठीक है। और अगर आप क्लास 10th या 12th के छात्र हो तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड कहा जाए इम्पोर्टेंट चैनल होने वाला है, क्योंकि मैं इस चैनल पर क्लास 10th 12th का इम्पोर्टेंट्स मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।